इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था IoT की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइंस ऑफ IoT, जो कि है पहला फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT और दूसरा लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। ओके, फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT कंसिस्ट ऑफ थिंग्स इन IoT एंड IoT प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स। तो ये दो चीज़ मिलके बनती है फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। फर्स्ट क्या है थिंग्स इन IoT। तो IoT में थिंग्स refers to the IoT devices which have unique identities and can perform remote sensing, actuating and monitoring capabilities. ओके, तो जो थिंग्स हैं IoT में वो IoT डिवाइसेज हैं जिनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, जबकि हमने पहले देखा था कैरेक्टरिस्टिक में यूनिक आइडेंटिटी। ओके, और ये परफॉर्म कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़। ओके, these devices can also exchange data and communicate with each other. The IoT devices consist of several interfaces. So, connectivity, processor, audio-video interface, input-output interface, memory interfaces, graphics and storage interfaces. तो ये सारे interfaces जो IoT के devices में आते हैं। ओके, सो कनेक्टिविटी में क्या आ जाता है USB, RJ45, ईथरनेट। प्रोसेसर में आता है CPU, ये तो पता ही होगा। ऑडियो वीडियो इंटरफेस में आ जाता है HDMI, 3.5 mm RCA वीडियो। इन सब का आप फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ये फिगर आप ध्यान रखना। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछता है इंटरफेसेस का, तो आप ये बना सकते हो IoT डिवाइसेस के इंटरफेसेस। ओके, इनको एक्सप्लेन करना भी बहुत सिंपल है। ऑडियो वीडियो इंटरफेस किस लिए यूज़ में आता है, ताकि हम ऑडियो और वीडियो के जो भी डेटा है वो हम कलेक्ट कर सकें। इनपुट आउटपुट इंटरफेस इनपुट कलेक्ट करने के लिए और आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए आता है। ग्राफिक्स का डेटा ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स इंटरफेस ग्राफिक्स के लिए यूज़ में आता है, इसमें GPU होता है। स्टोरेज इंटरफेसेस जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए, एंड मेमोरी इंटरफेसेस जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में, तो उसमें मेमोरी इंटरफेसेस यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डिज़ाइन में IoT प्रोटोकॉल्स एंड लेयर। तो उसमें क्या आता है फर्स्ट लिंक लेयर। दिस प्रोटोकॉल डिटरमाइंस हाउ द डेटा इज़ फिजिकली सेंड ओवर द नेटवर्क लेयर। ओके, तो ये डिटरमाइन करता है कि कैसे हमारा जो डेटा है वो नेटवर्क लेयर पे सेंड होता है। ओके, देन इट डिटरमाइंस हाउ द पैकेट आर कोडेड एंड सिग्नल बाय द हार्डवेयर डिवाइस ओवर द मीडियम टू विच द होस्ट इज़ अटैच्ड। मतलब कैसे हमारा जो डेटाग्राम है, पैकेट है, वो कैसे कोड होता है, सिग्नल्ड होता है बाय द हार्डवेयर डिवाइस, ये कौन बताता है, लिंक लेयर। ओके, सो एग्जांपल में यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो या आप एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, देन क्या है सेकेंड नेटवर्क और इंटरनेट लेयर। द नेटवर्क लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ऑफ IP डेटाग्राम्स फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। ओके, सो नेटवर्क लेयर क्या करता है कि ये सेंड करता है IP डेटाग्राम को फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। इट परफॉर्म्स होस्ट एड्रेसिंग एंड पैकेट राउटिंग। मतलब जो भी डेटाग्राम हम जो सेंड कर रहे हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क में, उसमें एक IP एड्रेस उसका होगा, होस्ट एड्रेसिंग होगा कि मतलब किस होस्ट पे उसको जाना है। ओके, और किस रूट से होके जाना है, ये सब चीज़ परफॉर्म कौन करता है, नेटवर्क लेयर। The diagrams consist of source and destination address where host identifies using IP schemes as IPv4 and IPv6। मतलब इन दोनों स्कीम्स को यूज़ करके जो भी होस्ट रहेगा वो डेस्टिनेशन एड्रेस को और सोर्स एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। सबसे पहले IPv4 देखते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क यूजिंग हायरार्किकल एड्रेसिंग स्कीम। मतलब हायरार्किकल एड्रेसिंग स्कीम का यूज़ करके ये डिवाइसेस को नेटवर्क पर आइडेंटिफाई करता है IPv4। ओके, सो इट यूजेस 32-bit एड्रेस दैट अलाउज टोटल 2^32, और वी कैन से दैट 4 billion devices. Then IPv6, it is the new version of Internet Protocol which uses 128 bits of addresses that allows 2^128 और 3 × 10^28 addresses। ओके, तो IPv4 का ये एक न्यू वर्जन है IPv6। ओके, और ये इससे भी ज़्यादा, मतलब IPv4 से भी ज़्यादा डिवाइसेस को अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। The transport layer protocols provide end-to-end message transfer capability. The message transfer capability can be set up on connections either using handshakes, जो कि TCP में आता है, और without handshakes acknowledgements, जो कि UDP में आता है। ओके, The transport layer provide functions such as error control, segmentation, flow control and congestion control. So transport layer तो आप समझ ही गए होंगे, सिंपल डेफिनेशन सारी लिखी हुई है। ओके, ये क्या करता है, प्रोवाइड एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफ़र। मतलब इसमें कोई भी अगर पैकेट लॉस भी हो जा रहा है तो वो हमें मतलब रिटर्न हो जाता है, उसका मतलब एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि ये पैकेट लॉस हो गया है। एरर कंट्रोल करने में, कंजेशन कंट्रोल करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, सो सबसे पहले TCP देखते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ओके, सो सबसे पहले इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, उसके बाद ही जो भी पैकेट हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू होते हैं फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन।
प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव एरर चेकिंग, बहुत ही ज़्यादा एरर चेकिंग होता है इसमें टीसीपी में, ओके। रिलायबल एज इट गारंटीज डिलीवरी ऑफ डेटा टू डेस्टिनेशन राउटर, रिलायबल है क्योंकि गारंटी करता है कि जो भी पैकेट हमारा सोर्स से ट्रांसफ़र हो रहा है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही। सो टीसीपी में ही नेक्स्ट आ रहा है सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा, मतलब जो भी डेटा पैकेट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोर्स से, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे लाइन से गया, तो फिर डेस्टिनेशन पे भी उस जितने भी डेटा पैकेट है वो 1 2 3 4 करके ही पहुँचेंगे, ओके। एकदम सीक्वेंस से ही पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में पहले 3 चला गया 2 से पहले और फिर 4 चला गया, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। स्लोअर देन यूडीपी, यूडीपी से स्लोअर है, ओके। रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स, और इसमें हेडर कितने का होता है 20 to 80 बाइट्स का, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो उसका रीट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस है, मतलब पहले कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, सीधा डेटा पैकेट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड क्या है इसमें टॉप पॉइंट क्या है, बेसिक एरर चेकिंग, मतलब इतना ज़्यादा कुछ एरर चेकिंग नहीं होता है, बेसिक एरर चेकिंग होता है। नो रीट्रांसमिशन, अगर पैकेट लॉस हो गया तो फिर पता नहीं चलेगा, कोई रीट्रांसमिशन नहीं होगा। डज नॉट गारंटी डिलीवरी, नो सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा, और हेडर इसका बहुत छोटा होता है 8 बाइट्स का, ओके। लास्ट क्या है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स डिफाइंस हाउ द एप्लीकेशंस इंटरफेस विद द लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स टू सेंड डेटा ओवर द नेटवर्क। सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो भी नीचे के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, लिंक लेयर हो गया, इसमें डेटा कैसे सेंड होगा इसको डिफाइन करता है, ओके। सो एप्लीकेशन टाइप और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मेल में सेंड SMTP वो होता है, प्रोटोकॉल होता है, ओके। रिसीव का POP 3 होता है। M2M में COA AP होता है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WWW HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होता है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP, इंटरनेट टेलीफोनी के लिए प्रोप्रीटरी। सो नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT डिस्क्राइब्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज एंड प्रोसेस विदाउट गोइंग टू लो लेवल स्पेसिफिक्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉजिकल डिज़ाइन का डेफिनेशन तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि डिस्क्राइब करता है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज एंड प्रोसेस, ओके। सो इसमें क्या आता है, सबसे पहले IoT फंक्शनल ब्लॉक्स। तो फंक्शनल ब्लॉक्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, डिवाइस, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। सो ये 6 फंक्शनल ब्लॉक्स हैं IoT के। तो पहला क्या है डिवाइस, डिवाइस बार बार यूज़ में आ रहा है, तो ये यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि IoT डिवाइसेस से ही बनता है, इनका नेटवर्क ही होता है जो कि IoT हम जिसको कहते हैं, ओके। सो IoT डिवाइसेस विच प्रोवाइड सेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस। सेकेंड क्या है कम्युनिकेशन, हैंडल्स कम्युनिकेशन फॉर IoT सिस्टम, मतलब जो भी डिवाइसेज हैं उनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये कम्युनिकेशन जो फंक्शनल ब्लॉक है वो हैंडल करता है। नेक्स्ट है सर्विसेज, डील्स विद सर्विसेज सच एज डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज, यहाँ पे डी मैंने यहाँ डिवाइस के लिए लिखा है, एंड डिवाइस डिस्कवरी। तो जितने भी सर्विसेज हैं उनसे डील करता है सर्विसेज फंक्शनल ब्लॉक। देन मैनेजमेंट, यूज टू मॉनिटर द कंप्लीट IoT सिस्टम। मैनेजमेंट फंक्शनल ब्लॉक क्या करता है कि जितना जो IoT सिस्टम है उसको कम्प्लीटली पूरा तरह से मॉनिटर करता है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी फंक्शनल ब्लॉक प्रोवाइड security by providing the functions such as authentication, authorization and data security. Next application, IoT applications provide an interface that the user can use to control and monitor various aspects of an IoT system. एप्लीकेशन सिंपल वही है, IoT एप्लीकेशन जो कि प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए जो भी IoT सिस्टम है वो। इसमें सेकंड आता है, ये लॉजिकल डिज़ाइन में ही आएगा, IoT कम्युनिकेशन मॉडल। सो पहला क्या है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये तो हर जगह पढ़ने में आता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। जैसे हम नेट पे भी कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो ये हम क्लाइंट हो जाते हैं और हम ये जो भी सर्च है वो हम सर्वर पे भेजते हैं, ओके। तो इसी तरह से ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला जो मॉडल है वो वर्क करता है। इन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट, ओके। तो जो भी हम सर्च किए हैं फिर वो हमें उसका रिजल्ट रिटर्न होकर मिलता है। देन व्हेन द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट इट डिसाइड्स हाउ टू रिस्पॉन्ड, fetches the data, retrieves resources and prepares the response and sends to the client। इस फिगर से आप समझ सकते हो कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट है वो सर्वर को भेजा, सर्वर ने रिसोर्सेज में देखा कि क्या रिक्वेस्ट है, कैसे फुलफिल होगा और फिर उसे सेंड कर दिया क्लाइंट को, ओके। सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल है पब्लिश सब्सक्राइब। This model involves publishers, brokers and consumer. Publishers are the sources of data. It sends the data to the topic which are managed by the broker. They are not aware of consumer, okay. Publisher क्या है, sources of data है, मतलब ये data produce करते हैं, send करते हैं topic को, okay.
और जो टॉपिक मैनेज किससे होते हैं, ब्रोकर जो भी होता है वो टॉपिक को मैनेज करता है, और ये कंज्यूमर से बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, इनको कुछ नहीं पता रहता है कि कौन से कंज्यूमर ने किस टॉपिक पे सब्सक्राइब किया हुआ है। और कंज्यूमर क्या करते हैं, सब्सक्राइब टू द टॉपिक विच आर मैनेज बाय द ब्रोकर। व्हेन ब्रोकर रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द पब्लिशर इट सेंड्स टू ऑल द कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे फिगर्स आप समझ सकते हैं, पब्लिशर सेंड्स मैसेज टू टॉपिक्स, मैसेज टू टॉपिक 1, मैसेज टू टॉपिक 2। ओके, तो यहाँ पे ब्रोकर मैनेज कर रहा है टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को। तो जो भी हमारा जो भी डेटा है वो टॉपिक 1 में स्टोर हुआ, टॉपिक 2 में स्टोर हुआ, और फिर जो डेटा स्टोर हुआ है फिर वो एक मैसेज के थ्रू कंज्यूमर के पास चला जाएगा कि हाँ टॉपिक 1 में डेटा स्टोर है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। सो कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2 टॉपिक 1 से सब्सक्राइब किए हुए हैं और कंज्यूमर 3 टॉपिक 2 को सब्सक्राइब किए हुए हैं। सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल है पुश और पुल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पुश और पुल ये किस में होता है, ज़्यादातर स्टैक्स में होता है या तो क्यूज़ में होता है। सो इन दिस मॉडल द पब्लिशर पुश द डेटा इन क्यूज़ एंड द कंज्यूमर पुल द डेटा फ्रॉम द क्यूज़। मतलब पब्लिशर क्या करेगा, एक क्यू होगा, उस क्यू में पुश करेगा डेटा को, और दूसरी तरफ से कंज्यूमर उस डेटा क्यू में से डेटा को पुल करेगा, ओके, कंज्यूम करने के लिए। क्यूज़ हेल्प इन डीकपलिंग द मैसेजिंग between the producer and consumers. Queues also act as buffer which helps in situation where there is mismatch between the rate at which the producers push the data and consumers pull the data. Okay, so simple सा मतलब यही है कि publisher push करेगा queues में और consumer pull करेगा queues से। okay, सो नेक्स्ट और लास्ट है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल फुली डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल दैट यूजेज अ persistent connection between the client and server. Once the connection is established, it remains open until the client sends a request. ओके, मतलब कि until client sends a request to close the connection यहाँ पे होना चाहिए। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना तो लेकिन समझ ही आ रहा है। और बोथ कैन सेंड मैसेज टू ईच अदर, जैसे कि बाई डायरेक्शनल है तो दोनों सर्वर और क्लाइंट आपस में मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस फिगर से आप समझ सकते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट टू सेटअप कनेक्ट, ओके, और सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है, जो भी सेटअप कनेक्शन है उसके लिए एक्सेप्ट करते हुए रिस्पॉन्स इसको सेंड कर रहा है क्लाइंट को। देन मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, और यहाँ पे क्या है, मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। देन कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट, और यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है कनेक्शन क्लोज रिस्पॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट है लॉजिकल डिज़ाइन में IoT कम्युनिकेशन API। सो उसमें हम देखेंगे रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API। ओके, सो रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। इट इज़ अ सेट ऑफ आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स बाय विच यू कैन डिज़ाइन वेब सर्विसेज, द वेब APIs that focuses on system resources and how resources states are addressed and transferred. सो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्लाइंट होता है, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर रिस्पॉन्स में उसे रिसोर्स का एक रिप्रेजेंटेशन भेजता है, उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भेजता है। ओके, तो इसका मतलब यही है, ट्रांसफ़र ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेट। ओके, तो ये रेस्ट में आता है। REST APIs that follow the request response communication model. The REST architectural constraint apply to the components, connector and data elements within a distributed hypermedia system. REST API जो कि फॉलो करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है कंस्ट्रेंट की। पहला क्या है, क्लाइंट सर्वर, सेकंड स्टेटलेस, थर्ड कैशिएबल, फोर्थ लेयर्ड सिस्टम, फिफ्थ यूनिफॉर्म इंटरफेस एंड देन लास्ट कोड ऑन डिमांड। सो पहला कंस्ट्रेंट जो है कि क्लाइंट सर्वर, इसका मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट और सर्वर रहेगा वो एक दूसरे से अननोन रहेंगे। मतलब क्लाइंट का कोई भी डेटा, कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास नहीं रहेगी और सर्वर का कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास नहीं रहेगा। ओके, सेकेंड है स्टेटलेस कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी सर्वर रहेगा वो सेशन डेटा को सेव नहीं कर सकता, और जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उस रिक्वेस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग। ओके, थर्ड है कैशिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट एक ही रिक्वेस्ट को बार बार सेंड कर रहा है तो वो चीज़ कैश में स्टोर हो जाएगी, और कैश में से अगर स्टोर हो जाती है तो हम वहाँ से लेटर रिस्पॉन्स को फैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेयर्ड सिस्टम। तो लेयर्ड सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और जितने भी लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से अननोन रहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेयर का दूसरे लेयर के पास नहीं रहता। फिफ्थ है यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस इसलिए यूज़ में आता है कि जैसे कि कोई रेस्ट API हो गया और नॉन रेस्ट API, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में यूनिफॉर्म इंटरफेस यूज़ में आता है। मतलब क्लाइंट और सर्वर का जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो लास्ट है कोड ऑन डिमांड। मतलब कोई अगर क्लाइंट
कोड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो सर्वर जो है जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होगा वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स के रूप में भेज सकता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिगर से आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या है, HTTP क्लाइंट, HTTP पैकेट, HTTP सर्वर एंड रिसोर्सेज। सो ये तो हमारा क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, ये बीच का पैकेट लेयर हो गया और ये रिसोर्सेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो URI लिखा है और रिप्रेजेंटेशन लिखा है, तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है यही सर्वर से क्लाइंट के पास जाता है। ओके, सो कम्युनिकेशन API में दूसरा है वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API। इट अलाउ बाई डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। वेब सॉकेट APIs फॉलो द एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। इससे पहले हमने लॉजिकल डिज़ाइन में कम्युनिकेशन मॉडल जो पढ़ा था उसमें हमने एक्सक्लूसिव पेयर देखा था, सेम उसी पे बेस्ड है ये वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API। ओके, सो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन यहाँ WC मैंने लिख दिया है। वेब सॉकेट कम्युनिकेशन बिगिंस विथ अ कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट टू सर्वर। मतलब कनेक्शन पहले स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट से जो कि क्लाइंट भेजता है सर्वर को। इफ़ द सर्वर सपोर्ट्स वेब सॉकेट प्रोटोकॉल द सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू द वेब सॉकेट हैंडशेक रिस्पॉन्स। मतलब अगर सर्वर सपोर्ट करता है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को तो फिर वो रिस्पॉन्स में भेजता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, हैंडशेक का मतलब एक्सेप्ट कर लिया है जो भी उसका कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आया था वो। देन WebSocket API reduce the network traffic and latency as there is no overhead for connection setup and termination request requirements. Okay, so ये network traffic और latency को reduce कर देता है काफ़ी हद तक। सो आप इस फिगर से भी समझ सकते हो, मैंने ये इस टाइप का फिगर एक एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में भी बनाया था। सो यहाँ पे क्लाइंट है, सर्वर है और क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट टू सेटअप वेब सॉकेट कनेक्शन। सर्वर देन उसके रिस्पॉन्स में भेज रहा है, रिस्पॉन्स एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। और फिर बाई डायरेक्शनल है, सो डेटा फ्रेम दोनों ही तरफ से जा रहा है, क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। और फिर लास्ट में कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट जा रहा है और सर्वर उसके रिस्पॉन्स में भेज रहा है कनेक्शन क्लोज रिस्पॉन्स। ओके, सो लॉजिकल डिज़ाइन यहीं पे ख़त्म होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे